ये कहानी अंजेसर गांव की सत्य घटना पर आधारित है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। नाम अभिजीत शुक्ला है। ठंडी की वजह से कॉलेज में छुट्टियां चल रही थी और मेरे सभी दोस्त जो दूसरे शहर से आकर मेरे कॉलेज में पढ़ते थे वह सब भी छुट्टियों में अपने घर चले गए। इन सभी में मेरा एक खास दोस्त भी है जो कि राजस्थान के अंजेसर गांव का रहने वाला था, पर अपनी पढ़ाई के चलते वह दिल्ली आया हुआ था। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और कहा जाए तो हम बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे। पर कॉलेज का सेकेंड सेमेस्टर चालू होने वाला था और ठंड की लंबी छुट्टी पड़ने वाली थी। दिल्ली की ठंड से तो हर कोई वाकिफ ही है। तो मेरा खास दोस्त ऋषभ अपने गांव वापस चला गया क्योंकि छुट्टियों में हॉस्टल में तो कोई रहने वाला नहीं था और वह अकेले हॉस्टल में रह के करता भी क्या। उसके गए हुए 1 हफ्ते हो चुके थे और ऐसा लग रहा था कि उसके गए हुए बहुत समय हो गया है। मैंने उसे कॉल किया और बोला, सब ठीक है ना? तेरी बहुत याद आ रही है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं राजस्थान आ जाऊँ, कभी आया भी नहीं हूँ, तो क्यों ना तेरे घर पर आ जाऊँ, हम साथ में राजस्थान घूमेंगे। तू मुझे सारा राजस्थान घुमा देना। मैंने अपनी मम्मी को बता दिया कि मम्मी मैं तो जा रहा हूँ अपने दोस्त ऋषभ के घर, पर मैं वहाँ पर करीब 1 हफ्ते के ऊपर रहूँगा। 2 से 3 हफ्ते कॉलेज की छुट्टी भी है। आप मेरी फिक्र मत करना। और मैंने सारा सामान पैक करके पकड़ ली राजस्थान की ट्रेन। ट्रेन थोड़ी लेट थी पर ठीक ठाक मैं वहां पहुंच चुका था। मुझे स्टेशन से ऋषभ पिक करने आया था। उसके गांव अंजेसर के लिए हम निकल पड़े। रास्ता 1 घंटे का था लगभग, पर मेरे साथ यहाँ कुछ ऐसा होने वाला था जिसका अंदाजा नहीं था। मैं यहाँ पर आकर कुछ ऐसी शक्तियों से वाकिफ हूँगा जो सिर्फ मैंने कहानियों में या टीवी या किसी मूवी के जरिए सुनता आया हूँ। शाम के 5 बज गए थे और मैं घर देखकर तो चौंक ही गया। घर तो काफ़ी सुंदर और काफ़ी बड़ा था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि ऋषभ इतने अच्छे घर से हो सकता था। उसकी माँ ने मेरा काफ़ी अच्छे तरीके से स्वागत किया और पापा ने तो बचपन की कहानियों से मेरा दिल खुश कर दिया। इन सब बातों में करीबन रात के 11 बज चुके थे और हम लोगों ने खाना खा लिया था और बाहर आग जल रही थी क्योंकि ठंड का भी वक्त था और राजस्थान में ठंड बहुत कड़ाके की होती है। तो हम सभी घर के आगे आग सेक रहे थे। पर रात के 11 बजते ही ऋषभ की मम्मी ऋषभ को मंदिर के पास ले जाकर भभूति जैसा कुछ लगा रही थी और उसके हाथों को काले धागे से बांध रही थी। मैंने ऋषभ से पूछा, ये क्या हो रहा है? तो उसने मुझे बोला, मुझे खुद भी नहीं पता, पर मेरी मम्मी शायद नज़र उतारने के लिए ये सब करती है। मैंने बोला, अच्छा। फिर मैंने बोला, भाई सफ़र करके यहाँ आया हूँ, बहुत थक चुका हूँ, चलो सोने चलते हैं। ऋषभ बोलता है, चल मेरे कमरे में। तभी ऋषभ के पापा आ जाते हैं और बोलते हैं, नहीं बेटा, तुम उसके कमरे में नहीं सो सकती। उन्होंने काफ़ी घबराते हुए और गुस्से में बोला। मैंने पूछा, क्यों अंकल, आप इतने घबराए क्यों हैं? तभी उन्होंने प्यार से बोला, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, पर तुम्हारे लिए तो हमने नया कमरा तैयार करके रखा है। मैं बोल पड़ा, नहीं अंकल, मैं नहीं सोऊंगा, मैं इसी के साथ सोने आया हूँ, हम रात भर दोनों बातें करेंगे। तभी वो गुस्से में आकर उन्होंने बोला, तुमको एक बार समझ में नहीं आती? तुम बड़ों की बातों को नहीं मानते या नहीं सुनते हो क्या? अपने घर पर ऐसे ही करते हो? तभी मुझे लगा कि अंकल गुस्से में आ गए हैं, तो मैंने उनकी बात मान ली। मैं दूसरे कमरे में जाकर सोने लगा। मुझे घर वालों की ये चीज़ थोड़ी अजीब सी लगी और मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा। बात इग्नोर करते हुए मैं अपनी थकान की वजह से सो जाता हूँ। उसी रात मेरी नींद खुलती है। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 3:30 हो रहे थे। मैं बाथरूम के लिए उठा और जाने लगा। बाथरूम का रास्ता ऋषभ के कमरे के पास से होकर जाता था। वहां से निकल ही रहा था, तभी मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मानो जैसे कोई किसी शब्दों को बार बार दोहरा रहा हो। जैसे मैंने गेट खटखटाया, वह आवाज बंद हो गई। मुझे लगा शायद कोई फोन चला रहा है,
मैं इग्नोर करते हुए बाथरूम होकर अपने कमरे में फिर से सो जाता हूँ। अगले दिन की सुबह होती है। हम दोनों घूमने चले गए और मुझे राजस्थान घूमते घूमते रात हो गई। रात के 10 बज रहे थे। ऋषभ की माँ का कॉल बार बार आ रहा था कि घर जल्दी आओ जल्दी आओ। दोनों मम्मी पापा बहुत ही घबराते हुए और गुस्से भरी आवाज में बोलते हैं, अगर तुम घर जल्दी नहीं आए तो हम दोनों भगा देंगे तुम्हारे दोस्त को। मैंने बोला, अरे जल्दी जल्दी चल, अंकल आंटी तो मेरे पे ही गुस्सा होने लगे। हम दोनों ने घर जाते ही खाना खाया और मैंने वही चीज़ देखी जो मैंने कल देखी थी। उसकी मम्मी भभूति लगा रही थी और दोनों हाथों पर काला धागा बांध रही थी। मैंने बोला, भाई ये रोज़ क्यों करते हो? वो बोलता है, मुझे नहीं पता भाई। ये सब देखकर शक होने लगा और ठान ली कि ये चीज़ पता करके रहूँगा। पर मुझे ये नहीं पता था कि ये रात मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात होने वाली थी। रात के 1 बज रहे थे। मैंने अपने कमरे से झांकना शुरू किया। मैंने देखा कि सभी सो चुके हैं और ऋषभ अपने कमरे पर है। मैं धीरे धीरे ऋषभ के कमरे के पास गया और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। तभी मेरी कानों पर आवाज़ पड़ रही थी, जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ को बार बार दोहरा रहा है। आवाज़ साफ तो नहीं सुनाई दे रही थी। फिर मैंने सोचा कि दरवाज़ा खोलकर देख लेता हूँ। मैंने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। मैंने देखा ऋषभ एक कोने में बैठकर कुछ मंत्र जैसा दोहरा रहा है। पर मैंने जैसे ही दरवाजे से अंदर कदम रखा, मैं ऋषभ को देखकर डर गया। उसकी आंखें काली और शरीर हवा में था। उसके आसपास खून लगा हुआ था और उसके मुंह पर भी खून लगा हुआ था। मैंने जोर से चिल्लाया, ऋषभ ये क्या हो गया है तुझे? वो मेरी तरफ गुस्से से देखने लगा। वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। तभी उसकी मम्मी आई और वही विभूति उसके ऊपर फेंकी जो उसको लगाई जाती है। उसकी मम्मी मेरा हाथ पकड़ के मुझे कमरे से बाहर निकाल कर बोला, ये क्या कर दिया बेटा तुमने? अब संकट आएगा। वो मुझे कमरे में ले गई। ऋषभ कंट्रोल में नहीं था खुद के। हम सभी एक कमरे में खुद को बंद कर लिए और ऋषभ की चीखने की आवाज़ को सुन रहे थे। और तभी ऋषभ कमरे से निकलकर बाहर आ गया। वो जमीन में नहीं हवा में उड़ रहा था। वो पूरे घर को देख रहा था, मानो कि वो किसी इंसान को ढूंढ रहा है। और कुछ देर बाद सब नॉर्मल हो गया। मैंने सुबह होते ही पूछा, ये सब क्या था? तब बताया कि ऋषभ जब 17 साल का था, उसने यहाँ किसी के यहाँ प्रसाद खाया था, जो कि किसी ने काले जादू से फूका हुआ था। प्रसाद को खाने के बाद ऋषभ के ऊपर बुरी नज़र और शक्तियाँ हावी होने लगी। वो रात में मंत्र पढ़ता है और जानवरों को कच्चा खाता है। पंडित से पूछने से पता चला कि उस पे जिन का साया है। और वो अब ऋषभ के शरीर को छोड़ के नहीं जाएगा, इसलिए उसको शिव की विभूति और काला धागा बांध कर रखते, क्योंकि जब तक वो जिन किसी इंसान का खून नहीं पिएगा, वो उसका शरीर नहीं छोड़ेगा। ये सब सुन के मैंने मदद करने की ठान ली। मैंने हमारे कुल के पंडित को सारी बात बताई और राजस्थान बुला लिया। उसको आने में 1 दिन था, पर जैसे ही रात होती है, क्योंकि पिछली रात उसको मेरे शरीर की खुशबू मिल गई थी, वो आज रात मुझे मारने की कोशिश करेगा। यह सब देखकर मैं घबराया और डरा हुआ था। अंकल आंटी घर को बाहर से बंद करके घर से बाहर निकल गए और ऋषभ को खिड़की से देखने लगे। रात के 12 बज चुके थे। जिन हावी होने लगा। ऋषभ की सोती हुई बॉडी हवा में उड़ने लगी। उसकी परछाई एक शैतान की तरह दिख रही थी। आंखों का रंग काला था और वो जाग गया। वो अजीब तरीके से चिल्लाने लगा और मंत्र पढ़ने लगा। वो कांच में अपनी बदसूरत परछाई को देखकर गुस्से में कांच को फोड़ देता है और ऋषभ के शरीर पर कांच से कट लगाकर जमीन में गिर रहे खून की बूंद को चाट रहा होता है। वो मांस खाने को ढूंढ रहा होता है और कमरे में कुछ नहीं मिलता है तो वो कमरे के दरवाजे को तोड़ने लगता है। दरवाजा ना टूटने के कारण वो गुस्से में आकर चीखता है, बोलता है, मांस दो मुझे।
ये मंजर इतना भयानक था कि रूह कांप रही थी। वो ऋषभ के शरीर को चोट पहुंचाने लगा और दरवाजे को खोलकर वहां से निकल के पूरे गांव में, पूरे घर में मुझे तलाश करने लगा। तभी हवा की वजह से मेरे शरीर की महक उसके पास पहुंच गई और उसको पता चल गया कि हम सभी बाहर हैं। मैंने वहां से सुनसान सड़क पर दौड़ लगाई और पास के किसी मंदिर में जाने के लिए ढूंढने लगा। वो जिन मेरे पीछे हवा में उड़ते हुए और चिल्लाते हुए आ रहा था। उसके काले हाथ, काले टेढ़े पैर, उसके चेहरे पर राक्षस जैसी हंसी। मैं भागता जा रहा था, तभी मुझे भैरव मंदिर दिखा। उस मंदिर में मैं घुस गया। वो जिन अंदर नहीं आया, पर ऋषभ बेहोश होकर जमीन में गिर गया था। उसकी माँ और पापा मेरे पास ही आ रहे थे। उन्होंने बोला, बेटा, हमको और तुमको सारी रात आज यहीं गुजारनी पड़ेगी। रात जैसे तैसे ठंड में गुजार ले। अगली सुबह पंडित पहुंचते हैं और कुछ मंत्र और पूजा से घर को मंत्रों से बांध देते हैं ताकि वह जिन भागकर ना निकल सके। और वो चंदन और कुमकुम से ऋषभ के हाथ, पांव और माथे को अच्छी तरह रंग देते हैं। ऋषभ होश में था और बोल रहा था, भाई ये सब क्यों? मैंने जैसे तैसे उसे समझाया और पूजा में बिठा दिया। जिन ने जो किया था ऋषभ के शरीर के साथ साफ नजर आ रहा था। किस तरह जिन ऋषभ के शरीर को अंदर से खा रहा है। उसका शरीर पतला और आंखें काली होती जा रही थी। पंडित के मंत्र रुकने के नाम नहीं ले रहे थे और जिन हावी होता जा रहा था। अचानक से ऋषभ की आंखें काली, हाथ पैर कर रहे थे, शरीर हवा में थे और साफ नजर आ रहा था कि पंडित के मंत्र सुन के जिन्न पागल हो रहा था। जिन्न ये मंत्र सुन के शरीर को पटक रहा था, मारने की कोशिश कर रहा था ऋषभ को। पर ज्यादा देर तक जिन्न खुद को काबू नहीं कर पाया और वहां से भागने लगा। पर मंत्र की वजह से उसका साया निकल ही नहीं पा रहा था। जिसके बाद जिन्न को मोक्ष दिलाने के लिए गंगा जल छिड़का गया, जिससे उसको भगाकर उससे जुड़ी चीज को हवन की आग में जला दिया जाए। उसके बाद पंडित ने हाथ में कलावा बांधा। मुझे और ऋषभ की मम्मी पापा को कुछ उपाय बताकर वहां से चले गए। अंकल आंटी ने मेरे को बहुत शुक्रिया कहा, पर यह सब देखकर मेरा कलेजा ही फट गया। पर वो माँ बाप थे, उन पर क्या बीती होगी। ऋषभ बेहोश था। उसको ये सब होश में आने के बाद सब बताया गया। कुछ दिनों तक दवाई चली। मैं उसके ठीक होने तक वही था। पंडित जी जा चुके थे। उसके मम्मी पापा भी अपने बच्चे की हालात देखकर काफ़ी खुश थे और मैं दिल्ली वापस आ गया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।